सोमवार को अल्मोड़ा जिले के मरचूला में एक यात्री बस गहरी खाई में गिर गई, जिसमें कुल 36 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। 27 लोग जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। बस पौड़ी से रामनगर आ रही थी। गढ़वाल यूजर्स की ये बस है। करीब 100 मीटर गहरी खाई में गिरी। 28 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 8 लोगों ने इलाज के दौरान उनकी मौत हुई है। घायलों को रामनगर, हल्द्वानी और ऋषिकेश के अस्पतालों में भर्ती किया गया। घटना के बाद से इलाके में शोक है। सूचना पर मौके पर पुलिस, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की गई। घायलों को निकाला गया। 42 सीटर बस में 62 लोग सवार थे। ये सभी दिवाली मनाकर लौट रहे थे और तभी बस हादसे का शिकार हो गई। हम गांव से आ रहे थे, मेरे को मरचूला में उतरना था। मरचूला से पहले ही बैंड पे गाड़ी का कुछ पार्ट वार्ट खराब हुआ, ओवरलोड हुई, गाड़ी सीधे गई नीचे। मेरा पैर दब गया, पैर में चोट आ गई और कमर में। गाड़ी स्पीड में थी, गाड़ी को काबू नहीं कर पाया वो। आवाज़ आई गाड़ी में और उसके बाद सीधे गदेरे में निकल गई गाड़ी। ओवरऑल लगभग 60 के अराउंड इसमें सवारी थी, जो मैं कह सकता हूं कि संभवतः ज़्यादा ही रही होगी। क्या कारण रहा होगा एक्सीडेंट का, ये अभी कह पाना मेरे लिए बड़ी जल्दबाजी की बात है, क्योंकि पहला हमारा काम रेस्क्यू का था। जो घायल है उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए और जो मृतक है उनको हम पंचनामा वगैरह पोस्टमार्टम करके उनकी बॉडी हम हैंड ओवर करते हैं। अल्मोड़ा हादसे के बाद सीएम धामी खुद मोर्चे पर जुट गए। घायलों का हाल जानने के लिए मुख्यमंत्री रामनगर के अस्पताल पहुंचे। सीएम धामी ने घायलों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। सीएम ने घायलों के परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया और कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह से इलाज का खर्च उठाएगी और जो भी इलाज की जरूरत होगी वो दिया जाएगा। घायलों से मिलने पहुंचे सीएम धामी। कल दिल्ली में उनके कई कार्यक्रम थे, लेकिन उन सभी कार्यक्रमों को उन्होंने रद्द कर दिया और जैसे ही हादसे की खबर मिली तो सबसे पहले तो अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए कि वहां पर राहत कार्य तेजी से किए जाएं। जरूरत पड़ने पर हेली एम्बुलेंस का भी इस्तेमाल किया जाए, जिसका इस्तेमाल करना भी पड़ा था। और उसके बाद मुख्यमंत्री ने दिल्ली के अपने सभी कार्यक्रम को रद्द करके उत्तराखंड का रुख कर लिया और वहां पहुंचकर घायलों से मुलाकात की, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। पौड़ी गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी भी पहुंचे रामनगर। मरचूला हादसे के पीड़ितों से उन्होंने भी मुलाकात की है। अस्पताल में घायलों का हालचाल जाना। अनिल बलूनी अस्पताल में घायलों और उनके परिजनों से मिले, पूरी मदद का भरोसा दिया है। अनिल बलूनी ने कहा कि सभी घायलों को उचित इलाज मिलेगा। आपको बता दें, पौड़ी के रामनगर से बस ये जा रही थी। अल्मोड़ा के मरचूला में हादसा हुआ था। 36 लोगों की इसमें जान चली गई है। 27 लोग इस हादसे में घायल हैं। इस हादसे में घायल 27 लोगों में से रामनगर हॉस्पिटल में 5 लोगों का इलाज चल रहा है। ऋषिकेश एम्स से आए डॉक्टर्स की टीम की निगरानी में इन सब का इलाज चल रहा है। 5 घायलों की स्थिति अब भी स्थिर है। बताया जा रहा है कि 22 घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। बाईस लोग जो कि गंभीर रूप से जख्मी हुए थे, उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है, जबकि ऋषिकेश एम्स से आए डॉक्टरों की निगरानी में रामनगर हॉस्पिटल में 5 लोगों का इलाज चल रहा है। पहाड़ का सड़क हादसों से पुराना नाता है। ऐसा शायद ही कोई साल गुजरा हो जो हादसे का दर्द दिए बिना चला गया हो। एक बार फिर ऐसा रामनगर के मरचूला में हुआ। बस हादसे ने दर्जनों परिवारों से अपनों को छीन लिया। इस हादसे ने प्रभावित परिवारों को ऐसे जख्म दिए हैं जो शायद ही ताउम्र भूल पाए। वो हादसे में किसी ने अपना बेटा खोया है तो किसी ने अपना पिता खो दिया, वो भी तब जब बस सवार दीपावली का पर्व अपनों के साथ मनाकर काम पर लौट रहे थे।
सुबह बस में सवार होते ही इनकी आंखें नम तो थी, लेकिन ये आंसू अपनों से कुछ दिनों के लिए जुदा होने भर के थे। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि बस में सवार ज्यादातर लोग अपनों से अंतिम विदाई ले रहे हैं। कई सपनों को आंखों में सजाकर यात्री अपनी मंजिल को निकले तो थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। किनात से रामनगर आ रही बस मारचूला के पास गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में जिंदगियों को कब मौत निगल गई पता ही नहीं चला, जबकि कई घायल अब भी मौत से जंग लड़ रहे हैं। मारचूला बस हादसे ने एक झटके में दर्जनों परिवारों को हिला डाला। दर्दनाक हादसे में किसी ने पिता को खोया तो किसी ने बेटे को, किसी ने अपने पूरे परिवार को ही खो दिया, तो किसी भाई की कलाई ताउम्र के लिए खाली हो गई। वो गाड़ी का कुछ एक्सल टूट गया। गाड़ी का एक्सल वगैरह टूटा? अच्छा। और वो ड्राइवर ने मोड़ा नहीं, वो नीचे डाल दी गाड़ी। तो तुम कैसे कूदे बाहर? मैं कूदा नहीं, मैं एक दो बार तो मैं पलटी खाई। बस ने पलटी खाई? हाँ। उसके बाद मैं अपने आप नीचे, पता नहीं है, मैंने आगे बंद कर लिया। तुम बस में ही थे? हाँ। अच्छा। मेरे को पता नहीं है मैं कैसे बाहर छटक गया। जीएमओयू की 42 सीटर बस में 62 यात्रियों की मौजूदगी परिवहन विभाग को सीधे कटघरे में खड़ा करती है। साथ ही ये भी 100% सच है कि पहाड़ों में यातायात के साधनों में भारी कमी है। कई रूट तो आज भी ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक ही गाड़ी चलती है। ऐसे में यात्रियों को ना चाहते हुए भी मौत की ऐसी बसों में सफर के लिए मजबूर होना पड़ता है। नतीजा यह है कि दर्जनों जिंदगियां कब मौत के मुंह में समा जाएं, पता नहीं चला। हालांकि अब पौड़ी और अल्मोड़ा के एआरटीओ को सस्पेंड कर दिया गया है, तो हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। क्योंकि त्योहार के बाद का ये सीज़न है, त्योहार के बाद जो त्योहार मनाने के लिए लोग अपने गांव में आए हुए थे, वो यहाँ से लौट करके वापस अपने काम पर जा रहे थे। तो निश्चित है कि बस में ज़्यादा लोग थे, 42 सीटर बस थी। जो हमें आंकड़ा मिल रहा है अभी तक, जो मोटा मोटा, अभी कंफर्म आंकड़ा हमारे पास नहीं है, जो मोटा मोटा आंकड़ा मिल रहा है उसके हिसाब से ये बस ओवरलोडेड थी, और ओवरलोडेड बस होने के चलते इस हादसे में ज़्यादा जाने गई हैं। हादसे के बाद रेस्क्यू और मुआवजा भले ही प्रभावितों को कुछ राहत दे दे, लेकिन जिन्होंने अपनों को हमेशा के लिए खोया है, उस दर्द को शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। एक जिंदगी के साथ कई की डोर बंधी रहती है। ऐसे में दर्जनों यात्रियों की मौत ने सैकड़ों लोगों का सब कुछ तबाह कर दिया। काश हम ऐसा सिस्टम बना पाते कि साल दर साल होने वाले हादसों में कुछ लगाम लग पाती, तो शायद बात ही कुछ और होती। न्यूज़ 18 के लिए गोविंद पाटनी के साथ विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। बस दुर्घटना को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बहुत ही गंभीरता दिखाई, संवेदनशीलता दिखाई। साथ ही इस मामले की जांच के लिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए और आज से मजिस्ट्रेट जांच की शुरुआत होगी। बस दुर्घटना की जांच करेंगे कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत। दुर्घटनाग्रस्त बस की फिटनेस पर भी सवाल उठ रहे हैं। रोड सेफ्टी पर भी उठ रहे हैं गंभीर सवाल। रोड किनारे पैराफिट न होने की वजह से ही बस सीधे खाई में गिरी है। पहले बस का पट्टा टूटने की आशंका है। 15 साल पुरानी है ये बस। आरटीओ से 42 सीट के पास सीट में 62 लोग सवार थे। दुर्घटनाग्रस्त हुई ये बस। तो फिलहाल मजिस्ट्रेट जांच की शुरुआत आज से होगी। बस के फिटनेस को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और इस वक्त हमारे सहयोगी अल्मोड़ा से शैलेंद्र नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वहीं रामनगर से गोविंद पाटनी हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, आज से जांच की शुरुआत हो जाएगी। इस जांच टीम में कौन कौन है?
देखिए, कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत इस पूरे मामले की जांच करेंगे। मुख्यमंत्री ने सीधे के सीधे उन्हीं को इस पूरे मामले की जांच सौंपी है। दूसरे जो उसमें आरटीओ होंगे, क्योंकि टेक्निकल पूरी की पूरी जांच होनी है इस पूरे मसले की, तो आरटीओ इस कमेटी के सदस्य होंगे। इसके अलावा कुमाऊं कमिश्नर को तय करना है कि अपनी अपनी जो टीम इस पूरे जांच के लिए बनाई है उसमें किन किन लोगों को उन्होंने शामिल करना है। बहरहाल जो इंजीनियरिंग के लोग हैं और जो टेक्निकल लोग हैं आरटीओ डिपार्टमेंट के, वो तो इसमें शामिल होंगे ही, और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो एसडीएम स्तर के लोग हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे, और कुछ पुलिस के जो प्रतिनिधि हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। और इसी बात की जांच होगी कि जो ओवरलोडिंग है वो कब से इसमें चल रही थी, और इस पूरे रूट पर क्या पहले कभी इस बस का चालान काटा गया था ओवरलोडिंग के कारण या नहीं, और फिटनेस किन शर्तों पे हुई थी। क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि 15 साल पुरानी बस है और फिटनेस हालांकि इसको दी जा सकती है, लेकिन क्या ये फिट थी या नहीं थी गाड़ी, ये भी बड़ा सवाल है। और जब गाड़ियों की विशेष तौर पर जो बॉडी मेकिंग है, जो गाड़ियों की बॉडी बनाई जाती है, क्योंकि चेसिस वाली गाड़ियां अलग ली जाती हैं और फिर उनकी बॉडी मेकिंग अलग से जो ये होती हैं कंपनियां वो करती हैं, लेकिन क्या ये बॉडी मानकों के अनुसार बनी थी या नहीं बनी थी, ये सारे जांच के विषय इसमें आने वाले हैं। कुमाऊं कमिश्नर एक सवालों की पूरी लिस्ट तैयार करेंगे, जिसका जवाब जो है वो आरटीओ के अधिकारियों को भी देना होगा, और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे भी पूछा जाएगा कि दुर्घटना के वक्त आखिर दुर्घटना की वजह क्या रही। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे हमारी शुरुआती जो बातचीत हुई, उन्होंने यही कहा कि गाड़ी एक तरफ झुक गई थी, जिसके बाद एक आवाज आई, और आवाज आने के बाद जो गाड़ी है वो नीचे खाई की तरफ गिर गई। लेकिन सबसे बड़ी वजह यह रही कि आपने भी दिखाया है और न्यूज 18 ने भी कई बार उत्तराखंड की बसों का हाल दिखाया है कि कितनी खटारा बसें भी पहाड़ों पर चल रही हैं और जो खतरनाक है, कभी ब्रेक काम नहीं करता है तो कभी सीटें उखड़ी हुई होती हैं, बस से अजीबोगरीब आवाजें आ रही होती हैं, और ऐसी ऐसी बसें भी उत्तराखंड की सड़कों पर चल रही है, वो भी तब जब सरकार बार बार कह रही है कि हादसों को लेकर सतर्क रहना जरूरी है, और एक बार फिर ऐसा कुछ दिख रहा है, उसकी जांच होगी। इसी बीच हमारे साथ गोविंद भी है, हमारे सहयोगी, उनसे भी जान लेते हैं। गोविंद, रामनगर में 5 घायलों का इलाज चल रहा है, उनके बारे में बताएं कि उनकी स्थिति कैसी है। देखिए, यहाँ 27 घायल कुल मिलाकर आए थे, जिनमें से 22 घायलों को विभिन्न अस्पतालों और प्रदेश के रेफर किया गया है। एम्स ऋषिकेश में है, कुछ सुशीला तिवारी हल्द्वानी में, कुछ लोग काशीपुर स्वयं उन्होंने खुद कहा है कि उन्हें जो है यहाँ से रेफर किया जाए, वो काशीपुर इलाज कराना चाहते हैं, तो कई लोग काशीपुर के अस्पतालों में भी हैं। तो इसके अलावा जो यहाँ 5 मरीज हैं उनकी देखरेख के लिए एम्स से भी डॉक्टर्स की टीम आई हुई है, और उसके साथ में यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो सभी मिलके उनका इलाज कर रहे हैं। तो इस वक्त में उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है, और जो है काफी सुधार उनकी स्थिति में बताया जा रहा है। जी। और बाकी लोग जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है, उनके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन है? देखिए, अभी तक तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो बाकी लोगों की स्थिति ठीक होगी। लेकिन एक चीज और कहना चाहूंगा, इस हादसे के बाद जो सवाल उठे हैं उसमें एक बड़ी बात यह है कि पहाड़ों में कम से कम जो होली और दिवाली के जैसे त्यौहार होते हैं उसमें बसों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक जो ट्रांसपोर्ट है वो कम रहता है, जिसके चलते इस तरह से ओवरलोड होती है बसें, और उसके बाद इस तरह के हादसे सामने आते हैं। जी। तो ये भी एक मुद्दा सामने आ रहा है कि बसों की संख्या बढ़े तो ओवरलोडेड बस ना हो। यहां पर भी देखने को मिला कि 42 लोगों की बैठने की कैपेसिटी बस में थी, लेकिन 62 लोग सवार थे इस बस में। हालांकि अब जो मूल में है वो यही है, करप्शन और नियमों का पालन न करना। बाकी सारी बातें जो होती हैं वो व्यर्थ होती हैं। मेन है कि अगर करप्शन पर रोक हो और नियमों का पालन हो तो शायद ऐसे हादसे कम हो जाए या ना हो। धन्यवाद आपका शैलेंद्र, पूरी जानकारी देने के लिए। गोविंद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पहाड़ और सड़क हादसों पर का चोली दामन का साथ है, और हमने देखा है कि किस तरह से बार बार हादसे होते हैं। कभी अल्मोड़ा के हादसे ने एक बार फिर हमें डरा दिया है, तो नैनीताल जिले में भी कई ब्लैक स्पॉट तैयार हो गए हैं, और उन ब्लैक स्पॉट को भी चिन्हित किया जा रहा है। आपको दिखाते हैं। नैनीताल का भूमियाधार ब्लैक स्पॉट के तौर पर तैयार हो गया है। सड़क पर अतिक्रमण आज तक नहीं हटाया जा सका है। सड़क पर ही पार्किंग बन जाने से कई हादसे यहाँ हो चुके हैं। आए दिन हो रहे हादसों के बाद भी नैनीताल प्रशासन इस तरफ आंख बंद किए बैठा हुआ है, तो हाई कोर्ट के आदेशों का भी खुला उल्लंघन वन विभाग से लेकर लोक निर्माण विभाग तक कर रहा है। जिस तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कई आदेश करे हैं कि रोड किनारे अतिक्रमण ना किया जाए,
लेकिन फिर भी दिन के दिन रोज़ अतिक्रमण बढ़ते जा रहा है, जिससे यातायात में बाधा हो रही है। कई बार इस रोडों पर घटनाएं हो गई है, फिर भी प्रशासन जाग नहीं रहा है। गौरतलब है कि इसी सड़क से देश भर के पर्यटक कैची धाम से लेकर भीमताल, भवाली, रामगढ़, मुक्तेश्वर का सफर करते हैं, तो वीआईपी लोगों का भी इसी सड़क से आना जाना है। बावजूद इसके ना तो यहाँ से अतिक्रमण हटा और ना ही इस खतरे को कम किया गया। हालांकि जिला प्रशासन इसको अब सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के बाद कार्रवाई की बात कर रहा है। ये एक्सीडेंट स्पॉट डेवलप हो रहा है, इसके बारे में मेरी नॉलेज में आया है। हम सड़क सुरक्षा समिति होती है, उसके माध्यम से इसको एग्जामिन कराएंगे और जो भी रिकमेंडेशंस होंगी उसके अनुसार आगे की कार्रवाई करी जाएगी। सिर्फ यही नहीं बल्कि कई स्थानों पर ऐसे स्पॉट तैयार हुए हैं और खतरा बड़े सड़क हादसों का लगातार बन रहा है। अगर इनको हटाया नहीं गया तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट। बागेश्वर के कपकोट के दुर्गम गांव सुराग में अभी तक सड़क की सुविधा तक नहीं मिल सकी है। सुराग गांव को जोड़ने के लिए पिंडर नदी पर पुल न बनने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रविवार को गांव की 2 महिलाएं घास काटते वक्त पहाड़ी से गिर गईं। गांव पर दीपावली में घर आए युवकों ने दोनों को डोली में रखकर 11 किलोमीटर पैदल चलकर मुख्य सड़क तक पहुंचाया, जहां से उन्हें गाड़ी से जिला अस्पताल ले जाया गया। दोनों महिलाएं रविवार से ही जख्मी थीं, लेकिन सोमवार को उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा सका। दोनों के दोनों इंजर्ड हो चुके हैं, तो कल ले जाना चाहिए था। हमारे पास मोटर मार्ग की सुविधा होती तो हमको कल ही ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक पहुंच जाते, तो इनका इलाज होता था। लेकिन मोटर मार्ग न होने के कारण, पुल न होने के कारण, रोड की स्थिति सही नहीं होने के कारण तो आज हम यहाँ पर खड़े हैं। और गंगोत्री धाम से 1100 लीटर का गंगा जल से भरा कलश नेपाल के पशुपतिनाथ के लिए रवाना हुआ है। ये कलश यात्रा कई पड़ाव से गुजरते हुए 11 नवंबर को नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचेगी, जहां इस जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा। पिछले कई सालों से गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद गंगा जल को पशुपतिनाथ भेजा जाता है। गंगोत्री के दिव्य जल से भगवान पशुपतिनाथ का पूरे वर्ष पर्यंत अभिषेक होता है, जिसके लिए विगत वर्ष हमने 900 लीटर का एक कलश बनाया था। इस वर्ष 1100 लीटर का, जो विश्व में सबसे बड़ा कलश है। उत्तराखंड में 3 धामों के कपाट बंद हो गए हैं। रविवार को केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट पूरे विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद किए गए। वहीं शनिवार को गंगोत्री धाम के कपाट बंद किए गए थे और इसी के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को बंद किए जाएंगे। बद्रीनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों के आने का सिलसिला अब भी जारी है। इस बार चारों धामों में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचे। पर्यटन से जुड़े कारोबारी भी खुश हैं। आपको बता दें कि केदारनाथ की अगले 6 महीने तक पूजा अर्चना ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में होगी। वहीं मां गंगा की पूजा मुखबा में होगी और मां यमुना की पूजा उनके शीतकालीन प्रवास खरसाली में होगी। उत्तराखंड के 3 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट बंद हो चुके हैं और अब भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने की तैयारी की जा रही है। भगवान बद्री विशाल के कपाट 17 नवंबर को रात 9:07 पर बंद हो जाएंगे। लेकिन इन दिनों भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए तीर्थ यात्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है। जहां अक्टूबर में 1 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे, तो वहीं दीपावली के बाद भी भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए तीर्थ यात्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है। हर रोज 5000 से ज्यादा श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। आज मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं यहाँ बैकुंठ धाम के दर्शन करूँ। बहुत ही अच्छा नज़ारा है और जैसे कि आप देख सकते हैं मंदिर काफ़ी अच्छी सजा हुआ है। बहुत अच्छे से दर्शन हुए और जैसे कि आपको पता है कि गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट बंद हो चुके हैं और बद्रीनाथ के 17 नवंबर को यहाँ के कपाट बंद होंगे। और व्यवस्था जहाँ तक मैं देख रही हूँ तो देखिए, जब से ये मास्टर प्लान का काम चल रहा है थोड़ा अव्यवस्थित तो हो ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फिर भी जो प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है वो बहुत अच्छी व्यवस्था है।
बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया 13 नवंबर से शुरू हो जाएगी। पंच पूजाओं की शुरुआत 13 नवंबर से होगी और 15 नवंबर से भगवान बद्री विशाल के मंदिर को 20 कुंतल फूलों से सजाने का काम किया जाएगा, जिसके लिए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति पूरी तैयारी कर चुकी है। इस प्रकार से 13 नवंबर से पंच पूजाएं प्रारंभ होगी। पहले अन्नकूट, उसके बाद गणेश, उसके बाद विभिन्न मंदिरों सभी प्रकार से आगे की रूप में बंद होते हैं। रावल जी स्वयं जाकर के एक लक्ष्मी का वेश बना करके लक्ष्मी मंदिर से पूजा लेकर के लक्ष्मी की मूर्ति लेकर के भगवान बद्री विशाल के सम्मुख रख देते हैं और वहीं से ये कपाट बंदी की विधि भी प्रारंभ हो जाती है। उसी बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होते ही 2024 की चारों धाम की यात्रा संपन्न हो जाएगी और उसके बाद शीतकालीन यात्रा शुरू की जाएगी। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद दोनों धामों में सन्नाटा पसर गया है। वहीं सभी व्यापारी निचले क्षेत्र की ओर लौट आए हैं। अगले 6 महीने साधु संत इसी घाटी में निवास और साधना करते हैं। वहीं गंगोत्री धाम में गंगोत्री नेशनल पार्क के जवान गश्त करते दिखे। गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद हालात कैसे हैं, हमारे सहयोगी ने इसका जायजा लिया है। धाम में कपाट बंद होते ही गंगोत्री धाम पूरे क्षेत्र में सन्नाटा पसर गया है। हम आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं किस तरह से जो दुकानें जगमग रहा करती थी 6 माह कपाट खुलने के दौरान, वो पूरी तरह से बंद हो गई और पूरी घाटी में सन्नाटा पसर गया। और अगले 6 माह यहाँ पे सिर्फ साधु संत और जो गंगोत्री नेशनल पार्क के जो कर्मचारी है वही रहेंगे और पूरी तरह से सन्नाटा इस घाटी में देखा जाएगा। कोई चहलकदमी नहीं रहेगी और ये तस्वीरें बयां करती है कि कपाट खुलने के बाद किस तरह के हालात गंगोत्री धाम में हो जाते हैं। और इस समय अपडेट यही है कि कपाट बंद होने के बाद पूरी तरह से सन्नाटा गंगोत्री धाम में फैल चुका है। बलबीर कुमार, न्यूज़ 18, गंगोत्री धाम, उत्तरकाशी। रुद्रप्रयाग में तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर के कपाट बंद हो गए हैं। सुबह 11 बजे पूरे विधि विधान के साथ तुंगनाथ के कपाट बंद हुए। सुबह की पूजा के बाद 10 बजे मंदिर का गर्भगृह उसका कपाट भी बंद किया गया। सबसे पहले भगवान तुंगनाथ के स्वयंभू शिवलिंग को श्रृंगार रूप से समाधि स्वरूप में ले जाया गया, जिसके बाद कपाट बंद हुए और भगवान तुंगनाथ की डोली शीतकालीन गद्य स्थल मरकटेश्वर मंदिर मक्कू मठ के लिए रवाना हो गई। वहीं डोली का रात्रि प्रवास चोपता में रहा। कल चोपता से फिर ये डोली दूसरे पड़ाव के लिए निकलेगी। महानगरों की लगातार बिगड़ रही खराब हवा भले ही लोगों को पहाड़ों की तरफ आने पर मजबूर कर रही हो, लेकिन पहाड़ों पर सैलानियों की बढ़ती तादाद यहां के पर्यावरण को भी प्रभावित कर सकती है। खासकर हायर हिमालयन की बात करें तो यहां पर सैलानी पहुंचते हैं बड़ी संख्या में आजकल और उनकी पहुंच की वजह से ग्लेशियर के लिए खतरा पैदा हो गया है। एक दौर था जब मैदानी इलाकों में सैलानी सिर्फ गर्मियों में ही पहाड़ों का रुख करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। गर्मी हो या फिर सर्दी, साल भर पहाड़ सैलानियों के पटे रहते हैं। असल में बीते कुछ सालों में मैदानी इलाकों में हवा लगातार खराब हो रही है, जिससे राहत पाने के लिए सैलानी पहाड़ की ओर रुख कर रहे हैं। खासकर एनसीआर से भारी संख्या में सैलानी पहाड़ों की तरफ आ रहे हैं। पहाड़ियों का रुख करने वाले ज्यादातर सैलानी साफ हवा की तलाश में यहाँ पहुँच रहे हैं। अद्भुत है और चमत्कार ये मौसम है। दिल्ली की जो वायु है उसमें इतना प्रदूषण और इतनी जहरीली हवाएं हैं कि उसको सहन करने की शक्ति इंसान और बिल्कुल भी बची नहीं है। बीते कुछ सालों में हायर हिमालय में रोड की कनेक्टिविटी बढ़ी है, जिससे सैलानी आसानी से इन इलाकों तक पहुंच रहे हैं। सैलानियों के साथ ही गाड़ियां और हेलीकॉप्टर भी हायर हिमालय में पहुंच रहे हैं। नतीजा ये है कि हायर हिमालय में इसका खासा असर हो रहा है। एक तरफ जहां ग्लेशियर की गलने की रफ्तार जोर पकड़ रही है, वहीं तापमान में भी इजाफा हो रहा है। यही नहीं, हायर हिमालय में बढ़ता इंसानी दखल उत्पादन पर भी असर डाल रहा है। जो हमारे डिफरेंट इकोसिस्टम है, जैसे ग्लेशियर एनवायरनमेंट है, उसके नीचे जो सब अल्पाइन एंड अल्पाइन एनवायरनमेंट है, और डाउन स्लोप जो रीजन्स हैं जहाँ पर का कि अधिक एग्लोमरेशन वगैरह है,
उस पर जो है सीधा सा डायरेक्ट प्रभाव जो है कई प्रकार से होता है। पहाड़ों की तरफ सैलानियों का बढ़ता रुझान पर्यटन कारोबार को जरूर चार चांद लगा रहा है, लेकिन इसकी कीमत हिमालय के पर्यावरण को भी चुकानी पड़ रही है। यही हाल आने वाले सालों में रहा तो तय है कि इसके भयावह नतीजे भुगतने होंगे। ऐसे में बेहतर यही होगा कि हायर हिमालय में सैलानियों की संख्या को रेगुलाइज किया जाए, ताकि पर्यटन के साथ ही पर्यावरण भी बचा रहे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उत्प्रेती की रिपोर्ट।